नमस्कार। दोपहर के 2 बजने को हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। खबरों की शुरुआत करते हैं नीति आयोग की बैठक की खबर के साथ। दिल्ली में इस वक्त नीति आयोग की बैठक चल रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और 7 राज्यों के जो सीएम है वो शामिल नहीं हुए हैं। बैठक में 100 अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो रही है। विकसित भारत के रोडमैप पर चर्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश पर भी चर्चा। इसके साथ साथ लघु उद्योग पर रणनीति बन रही है। स्वास्थ्य और पोषण पर भी चर्चा होनी है। तो नीति आयोग की अहम बैठक, लेकिन विरोध के रूप में 7 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए हैं। ये बैठक इतनी महत्वपूर्ण है कि देखिए आप 100 अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। 2047 में किस तरह से विकसित भारत की तस्वीर निकलकर सामने आए, इसको लेकर चर्चा हो रही है, जिसमें 100 अहम मुद्दे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, लघु उद्योग से लेकर महिला अधिकारिता जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है। तमाम मुख्यमंत्री राज्यों के पहुंचते हैं, अपने विकास का खाका रखते हैं, सलाह मशविरा करते हैं, लेकिन इन सबके बीच में 7 राज्यों के मुख्यमंत्री इस नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए हैं और इसी तरह से 7 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। जाहिर तौर पर जिस तरह के राजनीतिक राज संसद भवन के उद्घाटन को देखने को मिल रही है, उसका असर नीति आयोग की बैठक पर भी देखने को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में इस वक्त नीति आयोग की बैठक दिल्ली में चल रही है। और कल यानी 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी 888 लोकसभा सांसदों और 384 राज्यसभा सांसदों को बैठने की क्षमता वाले बने नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर सियासी पारा हाई है। कांग्रेस समेत विपक्ष के 21 दलों ने इस उद्घाटन का बहिष्कार किया है। वहीं 25 दल ऐसे हैं जिन्होंने उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनने की हामी भरी है। विरोध करने वाले विपक्षी दलों का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री की बजाय राष्ट्रपति को करना चाहिए। विरोध करने वाले दल दिखाना चाहते हैं कि मौजूदा सरकार राष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर रही। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है जब संसद भवन या इससे जुड़े किसी इमारत का शुभारंभ प्रधानमंत्री कर रहे हों। इससे पहले भी कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जब कांग्रेस शासन में ऐसा हो चुका है। इसके अलावा राज्यों में भी कई संवैधानिक इमारतों का शुभारंभ राज्यपाल की बजाय राज्य के मुख्यमंत्रियों ने किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री का विरोध है तो फिर नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार क्यों? अब तो सवाल ये भी है कि क्या नई संसद के बहिष्कार से लोकतंत्र मजबूत होगा? तो 21 विपक्षी पार्टियां जिन्होंने उद्घाटन का बहिष्कार किया है, उनका कहना है कि राष्ट्रपति से उद्घाटन कराना चाहिए, बजाय प्रधानमंत्री हर चीज अपने आपको क्रेडिट देने में लगे रहते हैं। लेकिन इन सबके बीच में ऐसे कई मामले हैं जिसमें बीजेपी ने भी खुद गिनाए। कांग्रेस शासन में भी, चाहे वो एनेक्सी भवन हो संसद का, चाहे वो लाइब्रेरी हो, इंदिरा गांधी और इसके साथ राजीव गांधी ने भी उद्घाटन किया है। अब हम आपको बता दें कि नए भवन के उद्घाटन पर विपक्ष और सत्ता के पक्ष का तर्क क्या है। विपक्ष और सत्ता पक्ष क्या कुछ कहने हैं। नए भवन की जरूरत क्या थी, ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। मौजूदा भवन काफी पुराना हो गया है, ये पक्ष कह रहा है। पीएम मोदी क्यों कर रहे हैं उद्घाटन, ये विपक्ष। और प्रधानमंत्री सरकार के कार्यकालिका प्रमुख है, ये पक्ष। राष्ट्रपति से उद्घाटन क्यों नहीं, कई राज्यों में विपक्ष की सरकार ने राज्यपाल को नहीं बुलाया, ये जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से है। तो देखिए अपने अपने तर्क हैं। जुबानी हमले तेज हो चुके हैं, ट्वीट के जरिए सवाल उठाए जा रहे हैं, मीडिया के सामने सवाल उठाए जा रहे हैं। और ऐसे में 21 विपक्षी दल कांग्रेस समेत जो कल संसद भवन का जब उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, एक नए भारत की तस्वीर पेश करेंगे, उस वक्त वो मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है, बहिष्कार किया है। हालांकि 25 ऐसे भी दल हैं जिन्हें सत्ता पक्ष का साथ मिला है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। देश के नए संसद भवन का 28 मई को उद्घाटन होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भवन का उद्घाटन कल करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अपने दर्शकों को बता दें कि भव्य इमारत की झलक भी आपको तस्वीरों में हम लगातार दिखा रहे हैं। और ऐसे में 21 विपक्षी दल हैं जिन्होंने उद्घाटन के बहिष्कार का ऐलान किया है, यानी कि बॉयकॉट किया है। उनका कहना है कि हम इस उद्घाटन के समारोह में नहीं आएंगे, चूंकि ये उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए था, प्रधानमंत्री के हाथों नहीं होना चाहिए था। हालांकि 26 दल ऐसे भी हैं जो समारोह में शामिल हो रहे हैं, यानी कि इन दलों का साथ सत्ता पक्ष को मिल गया है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर साथ आए दल नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की अपील कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है
और कोर्ट ने यहां तक कि फटकार लगाई थी मंशा पर जो याचिका दाखिल की गई थी पीआईएल, उस पर भी सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा था ये कोर्ट का विषय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि कोर्ट का विषय नहीं है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पीआईएल खारिज कर दी गई, तो वहीं उसके बावजूद विपक्ष अपनी बात पर अड़ा हुआ है। आप साफ समझिए कि आखिर नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी और नए संसद भवन और मौजूदा संसद भवन में अंतर क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। नया संसद भवन, मौजूदा संसद भवन कैसा है जरा देख लीजिए। दो तस्वीर आपके सामने हैं। बैठने की क्षमता कितनी है? बैठने की क्षमता सेंट्रल हॉल है दोनों जगह और यहां पर 1272 सीट है, 440 सीट उधर थी। निर्माण में खर्च की अब हम बात करते हैं। देखिए दोनों जगह 1200 करोड़ 83 लाख का खर्च पुरानी संसद भवन में आया था और अब जो मौजूदा है वो त्रिभुजाकार गोलाकार है और इसका जो वर्ग मीटर है 64,500 वर्ग मीटर है और पुराने का 47,500 वर्ग मीटर। बैठने की क्षमता भी देखिए दोनों की अलग अलग है। बैठने की क्षमता लोकसभा में 888 अब सीटें होंगी, 550 जो है वो राज्यसभा की सीटें होंगी, यानी कि अब जो कैपेसिटी है सीट्स की वो बढ़ा दी गई है। तो पहली तस्वीर नए संसद भवन की है। मौजूदा संसद भवन यानी कि जो पुरानी तस्वीर है, जो पुराना संसद भवन है उसकी दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और हम कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि आखिरकार नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी है और उसमें अंतर क्या है। नए संसद भवन पर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है और पीएम ने नई संसद को देश के लिए गौरव बताया है। वो ट्वीट आपके सामने। पीएम ने अपनी आवाज के साथ लोगों को वीडियो शेयर करने की अपील भी की है। साथ ही उन्होंने लोगों से नए संसद भवन पर अपना विचार भी रखने की अपील की। पीएम ने कहा कि #माय पार्लियामेंट माय प्राइड लिखना ना भूलें। तो लोगों से अपील यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने की है कि आप अपनी आवाज में वीडियो शेयर कीजिए और साथ ही इसे एक बड़ा गौरव का क्षण प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है। और अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर नए संसद भवन पर क्यों सियासी घमासान मचा हुआ है। ये चमचमाती बिल्डिंग और बिल्डिंग के अंदर का ये भव्य नजारा उस नए संसद भवन का है जिसे 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करेंगे। 28 मई को प्रधानमंत्री 888 लोकसभा सांसदों और 384 राज्यसभा सांसदों के बैठने की क्षमता वाले नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। लेकिन उसके पहले देश की सियासत गर्म है। कांग्रेस समेत 21 दलों ने राष्ट्रपति के बजाय प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने पर सवाल उठाए हुए हैं। उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री जी की मर्जी है, जैसे उनकी मर्जी चलती है बाकी चीजों में वो चला ले, लेकिन इतिहास बहुत निष्ठुर रिकॉर्डिंग करेगा इस दौर की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष से अपील की कि वो एक बार फिर से अपने इस ऐलान पर विचार करें। मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों के बहिष्कार को ओछी राजनीति बताया। कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार। नई संसद के उद्घाटन पर रोक लगाने और राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन करवाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें कोर्ट दखल दे। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सवाल ये उठता है कि मोदी से विरोध तक तो ठीक है, लेकिन क्या मोदी विरोध के नाम पर नई संसद का बहिष्कार ठीक है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासी वार जारी है। विपक्ष कई तरह के आरोप लगा रहा है। ऐसे में अब ये जानना जरूरी है कि आखिर नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल संसद भवन लगभग 100 साल पुराना है। मौजूदा संसद भवन एक हेरिटेज ग्रेड
वन भवन है। भविष्य में यहां सांसदों के बैठने की जगह भी कम पड़ जाएगी। लोकसभा में सीटों की संख्या 545 पर बनी हुई है और 2026 के बाद इसमें काफी वृद्धि होने की संभावना है। सीटों की कुल संख्या पर रोक केवल 2026 तक है। बैठने की व्यवस्था तंग और बोझिल है और दूसरी पंक्ति के आगे कोई डेस्क भी नहीं है। सेंट्रल हॉल में केवल 440 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता है। जब संयुक्त सत्र होते हैं तो सीमित सीटों की समस्या बढ़ जाती है और यही वजह है कि नए संसद भवन को बनाना जरूरी हो गया था और 888 लोकसभा सांसदों और 384 राज्यसभा सांसदों की बैठने की क्षमता वाला नया संसद भवन बनाया गया है। तो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग के उद्घाटन के बहाने 2024 के पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। ये जानना जरूरी है कि जो विरोध कर रहे हैं उनकी आज की तारीख में क्या ताकत है। 21 दल उद्घाटन समारोह का विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले दलों के लोकसभा में 147 सांसद, विरोध करने वाले दलों के राज्यसभा में 96 सांसद। तो लोकसभा का 26.97% समर्थन विपक्ष के पास है। राज्यसभा का 40.33% समर्थन विपक्ष के पास है। तो इस मुद्दे के जरिए विपक्ष लामबंद होने की कोशिश कर रहा है और इसे 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है। ये विपक्ष की ताकत हमने आपको समझाई और इसके मायने आपको बताए। अब आपको सत्ता पक्ष की ताकत बता देते हैं। लोकसभा में समर्थक दलों के 366 सांसद, राज्यसभा में समर्थक दलों के 120 सांसद। तो लोकसभा में देखिए परसेंटेज के हिसाब से अगर हम कहें तो 67.15% सांसदों का समर्थन है और राज्यसभा में इसी तरह से 50.42% सांसदों का समर्थन सत्ता पक्ष के पास है। तो जो विरोध हो रहा है उसका हमने आपको राजनीतिक मायने समझाया। 2024 से इसको पूरा जोड़कर देखा जा रहा है। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब दूसरी खबरों का रुख करते हैं। देश के कई इलाकों में इस वक्त बारिश का कहर चल रहा है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से तेज बारिश हो रही है। कई इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे से हवाएं चली। दिल्ली में अलग आपको बता दें कि अगले 2 से 3 दिन बारिश होने की संभावना जताई गई है और दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी लिहाजा जारी की है। खराब मौसम के कारण एयरपोर्ट पर कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। तो आज आपको बता दें कि नॉर्थ तरफ का तीसरा दिन है, लेकिन देश के कई इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। दिल्ली एनसीआर में सुबह से तेज बारिश हो रही है और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती नजर आई। सड़कों पर पानी भर गया। सुबह 8 बजे से आपको बता दें कि इलाके में विजिबिलिटी भी कम उस वक्त दिखी थी। सुबह की अगर हम बात करें, मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 2-3 दिन तक बारिश होने की संभावना जताई है। 30 मई तक लू चलने की आशंका नहीं है, यानी कि गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। आंधी तूफान और बारिश के बाद दिल्ली एयरपोर्ट ने आपको बता दें कि यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। एयरपोर्ट ने कहा है कि खराब मौसम के चलते उड़ानें प्रभावित हुई हैं। ऐसे में यात्रियों से अनुरोध है कि वो उड़ाने से पहले संबंधित एयरलाइंस से कॉन्टैक्ट करें और मौसम ज्यादा बिगड़ने के बाद 4 फ्लाइट जयपुर की डाइवर्ट भी की गई हैं। तो देश के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया। राजस्थान में पिछले 2 दिन से लगातार अंधड़ की रफ्तार तेज होती हुई दौर चल रहा है। बारिश का, तूफान का तबाही भी राजस्थान में मचाई गई है। अब दिल्ली की तस्वीरें आपके सामने है। दिल्ली एनसीआर में भी सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। उससे पहले आंधी तूफान आया और उसके बाद सुबह से लगातार बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग का अलर्ट भी सामने आया है। आंधी बारिश का दौर आज भी जारी है। कई इलाकों में तेज हवाएं हैं। कई इलाकों में ओलावृष्टि के भी असर जताए गए हैं। आंधी बारिश का दौर आगे भी जारी रहने वाला है। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा संभाग के जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। 28 जून से दरअसल एक और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो सक्रिय हो रहा है, लिहाजा तेज बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई हैं। जाहिर तौर पर ये गर्मी से राहत देने वाली जरूर खबर लोगों के लिए है, लेकिन जिस तरह से तूफान ने तबाही मचाई उससे चिंता भी लोगों में पैदा हो गई है। तेज हवा के साथ बारिश, 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। दौसा, सीकर, झुंझुनू और भरतपुर की, जहां पर देखिए किस तरह से मौसम ने एक बार फिर पलटी मारी है और सुबह से आंधी तूफान के बाद बारिश का दौर।
वहीं प्रदेश के कई जिलों में आंधी तूफान आने के बाद सीएम गहलोत ने ट्वीट भी किया है। वो ट्वीट आपको दिखाते हैं। प्रदेश के कई जिलों में आए आंधी तूफान और बारिश से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ये जानकारी खुद आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए दी है और साथ ही कह रहे हैं वो ट्वीट में, राज्य सरकार पीड़ितों की हर संभव सहायता करेगी। इस आपदा में जान गंवाने वाले सभी मृतकों की आत्मा की शांति की कामना करता हूं। सभी मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। जबरदस्त तूफान से तबाही मची और इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये ट्वीट काफी महत्वपूर्ण। उनका कहना है कि जिस तरह से आंधी तूफान और बारिश आया है, कई जिलों में नुकसान का आकलन किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि सभी मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। हर संभव मदद का भरोसा देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट। पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान ने इमरान खान के देश छोड़ने पर पाबंदी लगा दी क्योंकि खबर है कि इमरान अमेरिका भागने की फिराक में है। शहबाज शरीफ सरकार के मंत्री फैजल करीम ने दावा किया है कि इमरान खान अमेरिका में राजनीतिक पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आज दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है। ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक हिंदुस्तान की गूंज सुनाई दे रही है और दूसरी तरफ भारत का पड़ोसी पाकिस्तान बर्बादी की आग में झुलस चुका है। हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान एक मुल्क के तौर पर अपनी पहचान खो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में आज भी भारत विरोधी प्रोपेगेंडा जोर शोर से चल रहा है। जनता को बरगलाने के लिए पाकिस्तान के नेता भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। पाकिस्तान में हिंसा, आगजनी के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया है कि अब हिंदुस्तान के सामने वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। उसकी ताजा मिसाल है ये वीडियो। और ये वो इंडिया का फ्लैग है जिसको हम अपने आप से कंपेयर करते हैं, ठीक है। और अपनी सिचुएशन देख लें और इंडिया को देख लें कहाँ पे है। तो फॉर गॉड सेक अपने लिए नहीं, मुल्क के लिए सोचें। ये वीडियो सिडनी के हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस का है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तिरंगे के रंगों से जगमगाया गया था। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने भी दुनिया के सामने मान लिया कि पीएम मोदी ही बॉस है। Prime Minister Modi is the boss. ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले पाकिस्तानी का मैसेज क्लियर है कि भारत से मुकाबला करने का सपना छोड़ दें, क्योंकि ये पाकिस्तान की औकात से बाहर है। इस वीडियो से साफ है कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले पाकिस्तानी भी मानते हैं कि उन्हें भी मोदी जैसे इंडियन बॉस की जरूरत है। Prime Minister Modi is the boss. क्योंकि मोदी जैसे नेता ही पाकिस्तान को तबाही की गर्त से बाहर निकाल सकते हैं। इमरान खान और शहबाज की मंडली के बीच जंग चल रही है और देश आग में जल रहा है। अपने लिए खतरा बने इमरान खान को ठिकाने लगाने के लिए शहबाज शरीफ पुरजोर कोशिश में है। पाकिस्तान ने इमरान खान के देश छोड़ने पर पाबंदी लगा दी क्योंकि खबर है कि इमरान अमेरिका भागने की फिराक में है। शहबाज शरीफ सरकार के मंत्री फैजल करीम ने दावा किया है कि इमरान खान अमेरिका में राजनीतिक पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं और ये इमरान खान पॉलिटिकल असलम लेके टाटा करके इनको जाएगा और बाकी अमेरिका से जाके जो है ना बातचीत करेगा। ये मैं टाइप कर लेता हूँ जल्दी। आप कर रहा हूँ, आप दावा कर से लिखें और अपने दफ्तर में लगा लें। फैसल करीम का दावा है कि इमरान खान सियासी पनाह लेने के लिए अमेरिका चले जाएंगे। हालांकि इमरान खान ने दावा किया है कि वो आखिरी कतरे तक पाकिस्तान में ही रहेंगे। कप्तान जब तक उसके अंदर खून है वो खड़ा है, आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कैप्टन है आपका। हार मानने का सवाल पैदा ही नहीं होता। जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। इमरान टीवी पर आकर कितना भी दावा कर लें, लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी पार्टी बैन हो, इससे पहले ही फौज के डर से इमरान के करीबियों ने उनका साथ छोड़ दिया है। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री असर उमर ने महासचिव पद से इस्तीफा दिया। इससे पहले इमरान के खासम खास फवाद चौधरी ने भी अपनी जान बचाने के लिए इमरान का साथ छोड़ना ही सही समझा।
फवाद ने तो राजनीति से ही ब्रेक लेने का ऐलान किया। 9 मई की हिंसा के बाद से भड़के पाकिस्तानी आर्मी के मुखिया जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान को अल्टीमेटम दे दिया है कि ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। ये पार्टी जिस तरह से बनाई गई अब उसी तरह से जो है ये फारग होने जा रही है, और जो नफरत का बोझ इन्होंने बोया था वही नफरत जो है वो अब इनको जो है वो उसी तरह से जो है वो इनका निशान मिटा रही है। इमरान क्या चीज है, पूरे मुल्क से इन सियासी दहशतगर्दों को फारिग करेंगे। 9 मई की हिंसा में जिस तरह से पाकिस्तान के कायदे आजम जिन्ना का घर फूंक दिया गया, उसके बाद तो इमरान को देशद्रोही ही करार दे दिया गया। इमरान खान चौतरफा फंस चुके हैं। इमरान खान के हाथ से अब सरेंडर का विकल्प भी निकल चुका है। पार्टी भी खत्म होने की कगार पर है और पाकिस्तान के बाहर जाने पर रोक लग चुकी है। यानी अब इमरान खान की जिंदगी जेल में ही कटनी तय है। वो जो कोर कमांडर हाउस को जलाया, वो कोर कमांडर हाउस बाद में था, पहले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का घर था। वो जिन्ना हाउस था जिसको कायदे आजम ने अपने पैसों से खरीदा था। शर्म करो इमरान खान, शर्म करो, शर्म करो उमर अता बंदयाल, शर्म करो। भारत के अंदर जो कायदे आजम का घर है वो आज महफूज है। 2018 में पाकिस्तान की फौज ने इमरान को कठपुतली बनाकर कुर्सी पर बिठाया था। अब 4 साल बाद वही पाकिस्तानी फौज इमरान को सूली पर चढ़ाना चाहती है। शुरुआत हुई इमरान के समर्थकों से, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा है कि अब तक इमरान के 11,000 से ज्यादा समर्थकों को जेल में ठूंस दिया गया है और उन्हें लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। पाकिस्तान में एक बार फिर ये साबित हो गया है कि वहां फौज के सामने कोई नहीं टिक सकता है। एक तरह से कहें तो पाकिस्तान में अघोषित मार्शल लॉ लागू है, क्योंकि इमरान खान की पार्टी खत्म हो गई तो पाकिस्तान में कोई विपक्ष ही नहीं बचेगा और शहबाज शरीफ के रास्ते का कांटा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और अब बात बाबा बागेश्वर की करते हैं। बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा आजकल गुजरात में चल रही है। उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर कहा कि एक बात याद रखना, गुजरात के लोग जिस दिन संगठित हो जाएंगे, भारत तो छोड़ो पाकिस्तान को भी हम तो हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। हमें पेपर पर नहीं, हमें भारत के रहने वाले हिंदुओं के दिल में हिंदू राष्ट्र चाहिए। और जिस दिन गुजरात के 4 करोड़ लोग मस्तक पर तिलक लगाकर घर से बाहर सड़कों पर निकलेंगे, उस दिन भारत की हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होगा। दूसरे मजहब के लोग एक दिन इकट्ठा होते हैं, हम लोगों को भी एक दिन इकट्ठा होना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग हमसे पूछते हैं कि हिंदू राष्ट्र आप क्यों बनवाना चाहते हैं। हम ये दरबार और हिंदू राष्ट्र हमारा ध्येय नहीं है, हमारा ध्येय है हिंदुओं को जगाना। एक और चीज कहते हैं, हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, हमारी खुद की पार्टी है बजरंग बली की। और बाबा रामदेव 3 दिवसीय दौरे के तहत भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने 3 दिन के योग शिविर में लोगों को योग करवाया। वहीं इस दौरान न्यूज 18 से योग गुरु बाबा रामदेव ने खास बातचीत की। पूरे विश्व में योग को फैलाने वाले, भारत की संस्कृति को विदेश तक ले जाने वाले स्वामी रामदेव बाबा भिलवाड़ा पहुंच चुके हैं। भिलवाड़ा वासियों को निरोगी काया का संदेश दे रहे हैं। हमारे साथ बाबा रामदेव हैं, आइए इनसे बात करेंगे। गुरुदेव बहुत बहुत स्वागत है भिलवाड़ा में। योग को भारत से विश्व पटल पे लाना कितना मुश्किल रहा, क्या कठिनाई को सामना करना पड़ा? राहुल भाई, पहले तो न्यूज़ 18 जो देश का सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है और नंबर 1 न्यूज़ नेटवर्क है, चाहे वो नेशनल हो या रीजनल हो, आपको अभिनंदन। और दूसरी बात, न्यूज़ 18 यदि नंबर 1 है तो योग तो वैसे ही नंबर 1 है। जो WHO और पूरा दुनिया का मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाया, पूरी दुनिया की सरकारें नहीं कर पाई, वो काम योग से हुआ है। लोगों की जिंदगियां बदली हैं। पूरा विश्व योग की शरण में होगा और योग धर्म के माध्यम से पूरी दुनिया में सनातन धर्म का गौरव बढ़ेगा और यह हमारी आंखों के सामने घटित होगा। राहुल भाई, 50 साल से योग कर रहा हूँ, 35 साल से करा रहा हूँ। कदम कदम पर संकट, संघर्ष, चुनौतियाँ, युद्धों को देखा है।
एक अनपढ़ माँ बाप के घर से धूल भरी अंधियारी गलियों से आज योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था और इस सब के माध्यम से सनातन धर्म को गौरवान्वित होता हम जो देख रहे हैं राहुल कौशिक भाई, इन पलों को देखने के लिए न जाने कितने वर्षों तक, कितने दिनों तक, कितनी रातों तक, दिन रात का सुख चैन छोड़ करके हमने आज इसको यहाँ तक पहुँचाया है। इसका गौरव होने के साथ साथ ये भी है संघर्ष तो इसमें बहुत हुआ है। गुरुदेव, शिक्षा प्रणाली में भी कहीं ना कहीं नवाचार की जरूरत है। सांस्कृतिक जो शिक्षा है उसको देने की युवाओं को ज़्यादा जरूरत है। ऐसा है राहुल भाई, देखो भारतीय शिक्षा बोर्ड को, जिसको पतंजलि संचालित कर रही है, जिसके अध्यक्ष हमारे एनपी सिंह साहब हैं, ये एक ऐसी पहल है आज़ादी के अमृत महोत्सव पर शिक्षा का वो अमृत हम दे पाने में और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए।